हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। इसके पहले वाले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आज सिंपल सर्किट की। देखिए, इसके पहले वाले क्लासों में हम लोग पढ़े थे कि जो चालक होता है, चालक में जो धारा का प्रवाह होता है, ये धारा का प्रवाह तभी होता है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कोई भी सर्किट होता है, कोई भी परिपथ होता है, तो उसमें निरंतर धारा का प्रवाह किस तरह से होता है। तो परिपथ के लिए देख लीजिए, आप लोग रेजिस्टेंस पढ़े, रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम भी आपका होता है, जिस परिपथ में दोनों लगाए जाते हैं, समांतर में भी हो और श्रेणी में भी रेजिस्टेंस हो। अब रेजिस्टेंस का तो ये कॉम्बिनेशन होता ही है। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे सेल का भी कॉम्बिनेशन लिया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है वो सेल में भी होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले सेल की। देखिए, सेल है क्या चीज? सेल ये यहां देख लीजिए, एक ऐसी युक्ति है, सेल जो है एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और किसी भी वैद्युत परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर रखकर, किसी भी परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर रखकर धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उसी को हम लोग कहते हैं सेल। ये एक ऐसी डिवाइस है। देखिए, अभी इसके बारे में अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा, इसमें आपका भिन्न भिन्न पदार्थों की दो छड़ें होती हैं और दोनों छड़ों को क्षारीय अथवा अम्लीय विलयन में डाल दिया जाता है। ये देख लीजिए, दो क्षण हो गया और ये आपका हो गया विलयन। इस विलयन में डाल दिया जाता है क्षण को और इस विलयन को कहा जाता है वैद्युत अपघट्ट। इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं इसको। और ये जो दोनों छड़ें होते हैं, इन छड़ों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। छड़ों को कहते हैं इलेक्ट्रोड। दोनों छड़ों को क्रमशः हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और जब इन छड़ों को अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के पश्चात जो है, एक क्षण पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और एक क्षण पर नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, उसको बोलते हैं एनोड। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं कैथोड। और अगर ये जो दोनों छड़ें हैं, ये जो दोनों छड़ें हैं, इनके सिरों से कोई भी चालक तार जोड़ दें, देखिएगा, कोई भी चालक तार जोड़ दिया जाए और यहाँ पर कोई भी लोड लगा देते हैं, यहाँ पर जो है कोई भी लोड लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर कोई भी एक कुंजी लगा देते हैं। जब कुंजी को ऑन करते हैं तो ये जो लोड लगा है, आप बल्ब मान लेते हैं, ये बल्ब जलने लगता है। करंट का जो फ्लो होता है, इसमें करंट का फ्लो ये एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो हम डायरेक्शन बता रहे हैं करंट की, एनोड से कैथोड, ये परिपथ के बाहर हो रहा है, या आप कह सकते हो सेल के बाहर हो रहा है। परिपथ के बाहर ना हो कहकर सेल के बाहर कह सकते हो, सेल के बाहर हो रहा है। जबकि देखा जाए अगर सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अंदर जो धारा का प्रवाह होता है सेल के घोल में, वैद्युत अपघट्ट में, वो आप कह सकते हो कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन अगर सेल के बाहर धारा का प्रवाह देखा जाए तो वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये आपका हुआ वैद्युत सेल। देखिए, वैद्युत सेल की डेफिनेशन एक बार फिर से, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और वैद्युत परिपथ के सिरों के बीच के विभवांतर को स्थिर रखकर वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आगे हम बात करते हैं सेलों के प्रकार। तो जो सेल होता है, ये देखिए मेनली 2 टाइप्स का होता है।
एक होता है आपका प्राइमरी सेल्स और एक होता है आपका द्वितीयक सेल्स। ये देखिए प्राइमरी सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ये ऐसा सेल होता है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तित होते होते ये जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य की कार्य क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आप कह सकते हो कि ये डिस्चार्ज हो जाता है अब, और चार्ज जो है इस पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं और जब ऐसा होता है तो वो निरावेशित हो जाता है और खराब हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल आपका होता है पहले इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसको दी जाती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है और आवश्यकता अनुसार उस केमिकल एनर्जी को पुनः हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा सेकेंडरी सेल। तो अगर हम एग्जांपल दें तो वोल्टेज सेल जो हमारा है वो देखिए आपका आएगा प्राइमरी सेल के अंदर, और अगर बात करते हैं सीसा संचायक सेल की तो वो आता है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत। अब आगे देखिएगा ईएमएफ क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। अभी जैसे एक फिगर आप लोगों के सामने शो किया गया था, ये कुछ इस तरह से, इसमें वैद्युत अपघट्य थे, इस तरह से क्षारीय अथवा अम्लीय विलयन इस तरह से दिखाया गया था और इसमें जो है दो छड़ें दिखाई गई थी और एक छड़ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया था, एक पर नेगेटिव चार्ज दिखाया गया था। यहाँ से कोई भी कंडक्टर वायर जो है शो किया गया था और कोई भी यहाँ पर जो है लोड इस तरह से शो किया गया था। ये कुंजी कुछ इस तरह से देखिए। अब अगर करंट की डायरेक्शन देखी जाए तो बताया गया था कि बाहर जो होता है करंट की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर। ध्यान दीजिए इसमें चार्ज जो फ्लो होता है यहाँ पर किसी भी चार्ज को आप कह सकते हो सेल सहित, ये जो सेल है घोल जो है, जब कोई आवेश पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने में आवेश को इसके द्वारा जितना कार्य किया जाता है या इस सेल से जितनी ऊर्जा लेता है चार्ज, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल, और ये विभवांतर क्या होता है, ये विभव क्या होता है और ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। सब में देखिए डिफरेंस देख लीजिएगा आप। हम सबसे पहले बात करते हैं विभव की। विभव आप पढ़ चुके हो, तो देखिए विभव क्या होता है, जब आप किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते थे तो जितना कार्य करना पड़ता था और उस आवेश की जो निष्पत्ति होती थी उसी को आप विभव कहते थे। या आप कह सकते हो कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो किया गया कार्य होता था उसी को विभव कहते थे। ये देखिए आपका कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो गया और अनंत से हम एकांक आवेश को जब इसके अंतर्गत लाते थे तो जो कार्य करना पड़ता था यही कार्य हमारा होता था विभव, और विभव के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे W/Q। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग विभवांतर पढ़ते हैं तो विभवांतर में भी वही चीज देख लीजिए, फार्मूला कुछ इसी तरह से मिलता है, लेकिन विभवांतर में जो हमारा सेंटेंस होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ईएमएफ के लिए भी देखेंगे हमको कुछ इसी तरह से फार्मूला मिलेगा, लेकिन आप सेंटेंस पे जाइए। विभवांतर जब आप पढ़ते हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ही वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता था उसको हम लोग कहते थे वैद्युत विभवांतर। डेल्टा V बराबर W/Q। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता था वही होता था वैद्युत विभवांतर। अब बात करते हैं ईएमएफ की।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल में देखिए एकांक आवेश को सेल सहित या एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, आप इन ब्रैकेट कर सकते हो, सेल सहित ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो अगर एक चक्कर में आप कह सकते हो कि Q आवेश को ले जाने में, प्रवाहित करने में सेल सहित W कार्य किया जाता है तो जो उसका EMF होगा W/Q। यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला वही मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, सेंटेंस में कहा जा रहा है कि किसी आवेश को या एकांक आवेश को भी आप कह सकते हो। अगर किसी आवेश को कहते हैं तो किया गया कार्य और वही आवेश का निष्पत्ति हो जाएगा, लेकिन अगर आप एकांक आवेश कहते हो तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है अथवा कार्य किया जाता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, E = W/Q। लेकिन अगर बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की तो देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ये आपका सेल था, सेल देख लीजिए यही इतना है, ये तो बाहर यहाँ से चालक तार जोड़ा गया है, यहाँ से सेल ये है आपका। अब देखिए जो सेल है, सेल के सिरों, इसको कहते हैं सेल के सिरों या सेल का टर्मिनल, इसी को बोला जाता है सेल का टर्मिनल, या आप कह सकते हो कैथोड और एनोड का जो सिरा है। सेल के टर्मिनल के द्वारा, टर्मिनल से एकांक आवेश को दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, V = W/Q। देखिए एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं वैद्युत विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, विभव, विभवांतर और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जिसे आप कह रहे हो, और टर्मिनल विभवांतर, आप सबकी डेफिनेशन देख लीजिए कि सेंटेंस किस तरह से कहा जा रहा है। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव होता था, और वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो आपका होता है वैद्युत विभवांतर। और एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। और सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होता है वो आपका कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर जो आपका होता है V बराबर जैसे बताया W/Q, V बराबर बताया गया W/Q। तो इसमें देख लीजिए हम चाहें तो कह सकते हैं कि जो हमारा वायर है अगर वो ओमिक वायर हो तो या ओमिक सर्किट हो तो V बराबर ओम के नियमानुसार V बराबर हम लोग कह सकते हैं IR, और ये इक्वेशन आपका हो जाएगा V बराबर W/Q बराबर IR, कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हम बात करते हैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में जब पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बताया गया था कि जब किसी भी वायर में करंट का फ्लो होता है तो हर एक वायर, या आप कह सकते हो कि जिस पदार्थ का वायर बना है अलग अलग पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वह करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, और उसी अवरोध को हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक उसी तरह से ये जो सेल लेते हैं, सेल में जो घोल है वैद्युत अपघट्ट है, वैद्युत अपघट्ट के द्वारा भी करंट के मार्ग में आप कह सकते हो कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, और जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर, या कह सकते हो इसके अंदर जो घोल रहता है इसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r से आंतरिक प्रतिरोध को लिख रहे हैं, और विद्युत वाहक बल को लिखेंगे कैपिटल E से, टर्मिनल विभवांतर को लिखेंगे
V से। अब देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक को एक बार देख लेते हैं। जो वैद्युत अपघट्ट है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा दें, इसकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं, जो वैद्युत अपघट्ट होता है, अगर वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। और अगर जो इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उस कंडीशन में भी जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अगर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है वो घट जाता है। तो हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता के अनुक्रमानुपाती और फेलों के ये छड़ों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, लेकिन छड़ों के क्षेत्रफल या इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका जो मान होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान होता है, ये डिपेंड करता है ये जो वैद्युत अपघट्ट हैं और जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड के पदार्थ और वैद्युत अपघट्ट पर भी निर्भर करता है। आगे देख लीजिए, हम लोग देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध या विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में संबंध देख लेते हैं। तो देखिए संबंध के लिए जो है एक फिगर शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हम लोग एक फिगर लेते हैं। यहाँ पर एक बैटरी दिखाई गई, ये बैटरी का सिंबल है और जो छोटी लाइन शो की गई है ये निगेटिव टर्मिनल को शो करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल को। देखिए, और अगर ये बैटरी लिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको मान लेते हैं स्मॉल r। चलिए इसको कुछ इस तरह से कर दिया जाता है। ये एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कैपिटल E है। और इस सेल के टर्मिनल के बीच, देखिए इस सेल के टर्मिनल के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है जो इसके सिरों के बीच की वोल्टता को मेजर करे, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल विभवांतर जितना ये मेजर करेगा। और यहाँ पर जो है आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शो किया जा रहा है कुछ इस तरह से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल R। और यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया जाता है जो करंट की वैल्यू को मेजर कर सके। और यहाँ पर हम लोग एक कुंजी लगा देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए जब कुंजी को ऑन करते हैं, जब कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें जो होता है करंट का फ्लो होने लगता है, इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। मान लेते हैं I धारा प्रवाहित होती है जब कुंजी को ऑन करते हैं। देखिए हमारे पास एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक सेल लगा है और सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। परिपथ में एक कुंजी लगी है, आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो K लिख सकते हो। एक एमीटर लगा है जो करंट की वैल्यू को मेजर कर सके और यहाँ पर टर्मिनल कि आप कह सकते हो टर्मिनल पर जो है एक वोल्ट मीटर एडजस्ट किया गया है जो उसके टर्मिनल विभवांतर को मेजर कर सके। और परिपथ में I करंट जो है फ्लो होती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि बताइए इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हो। ये जो सेल है, सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। और आप देख रहे हो कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो हम लोग लिख लेते हैं परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो बराबर होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि परिपथ में I करंट फ्लो हो रही है तो इस I की जो वैल्यू होगी, I बराबर हम लोग लिख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल I के लिए आपका फार्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब देखिए I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल है कितना
ई और कुल प्रतिरोध आप लोग निकाल चुके हो, ऊपर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से देख लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा कितना आपको, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई के। ध्यान दीजिएगा मिल रहा है यहाँ पर हमको ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अब यहाँ पर अगर ओम का नियम हम लोग लगाते हैं तो ओम का नियम हमको पता है, देखिए टर्मिनल विभवांतर V यहाँ पर शो किया गया है, और इसके पहले अभी बताया था कि टर्मिनल विभवांतर V बराबर हम लोग लिखते हैं आई आर। तो आई आर के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, V। आई आर के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, V। तो इस जब यहाँ V रखेंगे तो हमारा हो जाएगा EMF, यानी E बराबर इसके स्थान पर V प्लस इसके स्थान पर आपका वही लिख लेते हैं IR। ये देख लीजिए आपका संबंध है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पूछा जाता है ये, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए। E बराबर V प्लस IR। देखिए इसका जो फॉर्म है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में बताइए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हमको बताना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से मिलेगा स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपान आई। देखिए यहाँ से इतना मिल रहा है, और आई बराबर हमको पता है ओम के नियम के अनुसार आई बराबर वी अपान होता है आर। तो स्मॉल आर बराबर यहाँ से मिलेगा ई माइनस वी अपान आई के स्थान पर v अपान आर। आर कहाँ गया आपका, ऊपर गया। तो एक लाइन और शो कर लेते हैं, स्मॉल आर बराबर ई बटे वी माइनस वी बटे वी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कैपिटल आर ऊपर जाएगा। तो हमारा जो फॉर्म मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में, वो मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू EMF बाई टर्मिनल विभवांतर -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अब आगे सेलों का जो कम्बिनेशन है। सेलों का कम्बिनेशन यहाँ पर 3 प्रकार से हमको पढ़ना है, एक सीरीज कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन और एक मिक्स्ड कम्बिनेशन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, PDF दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।